नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? उत्कर्ष क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे और आज से हमारा जो सेगमेंट शुरू होने वाला है, वो एक हिंदी विषय का व्याकरण और संपूर्ण साहित्य तक चलेगा। इसमें हम व्याकरण के हर छोटे से छोटे बिंदु को और हर बड़े से बड़े बिंदु को बहुत गहराई तक पढ़ते हुए चलेंगे और ये किसी एक विशेष सी कृत अपन बात करें कि किसी एक परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है, ऐसा भी नहीं। हम इस प्रकार से व्याकरण पढ़ेंगे जो आपकी हर एक छोटी से छोटी परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंध रखते हुए बड़े से बड़े, यहाँ तक कि यूपीएससी में जो निबंध लेखन वाला भाग है वहाँ तक अपने काम में आ सकेगा। तो एक सभी प्रकार की परीक्षाओं के संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए एक समग्रता का रूप लेते हुए हिंदी व्याकरण को अपन आरंभ कर रहे हैं, जिसकी प्रथम कक्षा है आज। और अपन आज आरंभ जो करेंगे इसे, तो इसमें आरंभ करना चाहूंगा मैं सबसे पहले हिंदी भाषा के परिचय और व्याकरण के परिचय से। हमारा जो आज का बिंदु रहेगा, वो बिंदु जो हमारा दोस्तों रहेगा, वो रहेगा आज का आरंभिक बिंदु जो अपन ले रहे हैं, वो है हिंदी भाषा का परिचय और इसकी व्याकरण का सामान्य परिचय। यहीं से हमारी क्लास आरंभ हो रही है, हिंदी भाषा के परिचय से और इसके व्याकरण के परिचय से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, जैसे भाषा किसे कहा जाता है, भाषा बनी कैसे, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब महीन से महीन पहलुओं पर अपन वार्ता करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करें कि जैसे भाषा किसे कहा जाता है, तो देखो दोस्तों, भाषा जो शब्द है, यह शब्द भास धातु से बनता है। किससे बनता है? भास धातु से बनता है। अब धातु क्या होती हैं? हम ये कह सकते हैं कि मूल भाषा का जहां भी नाम आए तो हमारे दिमाग में एक ही आंसर आना चाहिए। कौन सी भाषा की बात करी जा रही है? संस्कृत की। कौन सी भाषा की बात करी जा रही है? संस्कृत की। मूल भाषा की बात करें या मैं संस्कृत की बात करूं, तो मूल भाषा या संस्कृत में जो क्रिया का मूल रूप है, जो क्रिया का मूल रूप है, इस क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा गया। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा गया। हम इस धातु के संदर्भ में जब हमारा हिंदी व्याकरण का क्रिया बिंदु आएगा, उस समय इसके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि जो ये भाषा शब्द है, ये मूल भाषा की भास धातु से बनता है। भाषा जो शब्द है वो मूल भाषा की भास धातु से बनता है, मूल भाषा की भास धातु से बनता है। अब इस भास धातु का शाब्दिक अर्थ यदि अपने को पूछ लिया जाए, शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करें कि भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विचार प्रकट करना। अर्थात भाषा जो शब्द है वो मूल भाषा की भाष धातु से बना है, मूल भाषा की भाष धातु से बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। अब तक अपन ने केवल दो बातें जानी हैं। वो सबसे पहली बात तो हमने ये जानी कि जो भाषा शब्द है वो बना किससे, तो हमारा आंसर यह होगा, हमारा जवाब होगा कि यह भास धातु से बना है। भास धातु का शाब्दिक अर्थ यदि हमें पूछ लिया जाता है तो हमारा जवाब होता है क्या? विचार प्रकट करना। अब इसी चीज को जोड़ते हुए हम इसकी परिभाषा की तरफ बढ़े, तो परिभाषा के लिए कहना चाहूंगा कि जो भाषा की स्पष्ट परिभाषा है, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं क्या कि भाषा एक साधन है। भाषा को अपन किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? एक साधन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे एक माध्यम भी कह सकते हैं, इसे एक माध्यम भी कहा जा सकता है। भाषा को हम एक साधन भी कह सकते हैं, एक माध्यम भी कह सकते हैं। माध्यम या साधन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक स्थान से किसी भी चीज को इस दूसरे स्थान पर लाने और या ले जाने, अर्थात आदान प्रदान जिसे कहा जा सकता है, आदान प्रदान जिसे कहा जा सकता है, लेन देन जिसे कहा जा सकता है, लेन देन जिसे कहा जा सकता है, विनिमय जिसे कहा जा सकता है। तो एक किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो हम माध्यम काम में ले रहे हैं, जो साधन काम में ले रहे हैं, इसी को प्रयोग में लेते हुए हम भाषा को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति है कै, जैसे एक व्यक्ति है कै और दूसरा व्यक्ति है ख।
एक व्यक्ति है कै और दूसरा व्यक्ति है ख। कै के दिमाग में कै को लेकर के कै के दिमाग में ख को लेकर के क्या चल रहा है, इसे जब तक बताया नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जो हमारे मन मस्तिष्क में बातें चलती रहती हैं, जिन्हें अपन एक शब्द से संबोधित कर सकते हैं, अर्थात कहा जा सकता है क्या, विचार। क्या कहा जा सकता है, विचार। कि विचार क्या होता है, सबसे पहले इस शब्द को भी थोड़ा सा मैं परिभाषित करूं। विचार होती है मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मन की अध्वन्यात्मक इकाई अर्थात हमारे मन का ऐसा भाग जिसमें आवाज नहीं होती। हमारे मन का ऐसा भाग जिसमें आवाज नहीं होती। यदि आप सभी लोगों से यही सवाल मैं पूछूं कि विचार किसे कहते हैं, तो बहुत प्रकार के जवाब आते हैं। जैसे भी आप जवाब दोगे, भाव होता है, सोच होती है, मन की भावनाएं होती हैं। तो बिल्कुल सही है। हमारे जो मन का भाव है, किसी भी चीज़ को लेकर हमारा क्या व्यू होता है, हमारा क्या नज़रिया है, उस नज़रिए को जब तक हम हमारे मन में रखेंगे, उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला कैसे जान पाएगा कि हमारे मन में कौन सी बातें चल रही हैं। तो उस विचार को, उस भाव को प्रकट करने के लिए एक हमें साधन का सहारा लेना पड़ता है, एक माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात मैं कहूँ कि कै के मन में जो भाव या विचार थे, ये ख तक जिस माध्यम या जिस साधन तक से पहुँचेंगे, जिस भी किसी साधन का ये कै सहारा लेगा, उस साधन का नाम ही क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। शायद मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आई होगी। एक बार वापस से दोहरा रहा हूँ कि भाषा को हम ये कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, या मैं कहूँ विचारों के लेन देन का माध्यम। एक व्यक्ति हो, दूसरा व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति से एक ही व्यक्ति बात करे। जैसे मैं एक हूँ, आप सभी समूह में हैं, तो जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, चाहे आप सभी समूह में हो, जैसे मेरा कोई भी सवाल यदि आप लोगों से रहेगा तो आप समूह में जवाब दे सकते हैं। तो समूह में भी कहने वाला हो सकता है और एक अकेला भी कहने वाला हो सकता है। और जैसे मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप समूह में सुन रहे हो, और आप समूह में बोलोगे, मैं अकेला सुनूंगा। तो एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, वापस से सुनना, एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, जिस माध्यम के द्वारा या जिस साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का लेन देन करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो इस विचारों के लेन देन को, इस विचारों के आदान प्रदान या विचार विनिमय के साधन का नाम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अर्थात अपन ने सार रूप में इसकी परिभाषा को समझा, तो परिभाषा में हम यही तो कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने को यही चीज ही लगी कि विचारों के जो आदान प्रदान का माध्यम है, विचारों के लेन देन का जो साधन है, माध्यम वाली चीज पे गौर करना है यहाँ पे। ऐसा साधन जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपनी बात या अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, तो ऐसे माध्यम या ऐसे साधन को अपन क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। अब इसके बाद में अपन इसके अगले तथ्य पे बात करना चाहें कि भाषा कैसे बनी, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो अगला जो अपना बिंदु रहेगा, आप हेडिंग डाल सकते हैं। साथ के साथ यदि विद्यार्थी लिखना आप भी चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको अपने ई उत्कर्ष ऐप पर PDF के फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं और वहाँ से आप भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर क्लास के साथ साथ यदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लिखना चाहें साथ में, तो भी आप उनको लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो अगली अपन बात आरंभ कर रहे हैं, और अगली बात आरंभ जो होगी वो होगी भाषा की क्या विशेषताएं। भाषा की जो विशेषताएं हैं, हम जरा उन पे भी चर्चा करेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या होंगी, भाषा की प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता होती है वह क्या होती है, वो देखनी है अपने को। भाषा की सबसे पहली विशेषता है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी इसको अपन ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भाषा जो है वो मनुष्य की, बहुत बार हमारे मूल धारणा बनी रहती है कि जो जन्म लेता है वो बोलेगा ही। मानते हैं ध्वनि हमारी एक जन्मजात योग्यता है, हमारे सजीवों की अपन कह सकते हैं, या प्रत्येक सजीव के लिए अपन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ध्वनि उनकी एक जन्मजात योग्यता है। लेकिन वह भाषा तो साधन के रूप में काम में ले रहा है, तो भाषा को हम जन्मजात न कह के क्या कहेंगे, एक अर्जित कहेंगे। भाषा की सबसे पहली विशेषता क्या है? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित है, अर्थात जन्मजात नहीं।
जन्म जात नहीं। भाषा जो है वो अर्जित है, जन्मजात नहीं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति में बोलने की योग्यता होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान में किस साधन का प्रयोग कर रहा है वह उसने पैदा होने से पहले नहीं सीखा, वह बाद में व्यवहार से अर्जित करता है, आम बोलचाल में, या हम कह सकते हैं प्रयोग के द्वारा उसे पता चलता है कि कौन सी चीज भाषा में है, कौन सी चीज भाषा में बोले जाने योग्य है और कौन सी चीज बोले जाने योग्य नहीं है। और इसी विशेषता से जुड़ती हुई एक दूसरी विशेषता और आती है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति जन्म से बोलने की योग्यता तो रखता है, लेकिन क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, इन चीजों का चुनाव वह समाज में रहकर ही कर सकता है। सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात समाज के द्वारा ही हम भाषा को या भाषा के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तीसरी जो भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता आती है वो आती है क्या? भाषा जो है वो क्या है? परिवर्तनशील है। ये बहुत अच्छी चीज है। इसको अलग तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। इन दोनों विशेषताओं को मैं एक साथ समझाता हूं। एक बार अपन को लिख सकते हैं क्या कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप कैसे नहीं होता, इस चीज को थोड़ा सा समझें, दोनों चीजें एक साथ समझ में आएंगी। ये दोनों विशेषताएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। ये दोनों विशेषताएं जो हैं वो एक दूसरे से संबंध कैसे रखती हैं, जरा समझना। परिवर्तनशील का मतलब यह रहा कि हम हिंदी भाषा का उदाहरण लें। हिंदी भाषा क्या आज ही बनी है? नहीं, पहले बन गई थी। तो क्या जब से मानव संस्कृति या जब से हम कहें कि मानव जाति का जन्म हुआ, मानव जाति इस सृष्टि पर आई, तब से क्या हिंदी भाषा थी? ऐसा तो मुमकिन नहीं था और नहीं भी है। वास्तविकता यह भी है कि हिंदी का विकास लगभग 1050 ईस्वी के आसपास हुआ है। जो अभी आएगा हमारा, जब हिंदी का विकास क्रम हम पढ़ेंगे उस समय इस चीज के बारे में हम और चर्चा करेंगे कि हिंदी का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। तो क्या इसके पहले कोई भाषा ही नहीं थी? तो हिंदी का जो विकास हुआ, या हम आम सुनने में आ जाता है कि हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा की हम बात करें कि संस्कृत उस समय बोली जा रही थी, जनता भी संस्कृत का प्रयोग कर रही है, साहित्य भी संस्कृत भाषा में लिखा जा रहा है। तो संस्कृत भाषा का वही स्वरूप आज तक क्यों नहीं रहा? एक छोटा सा उदाहरण, इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे हम घर पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, घर पर ज्यादातर हम आम बोलचाल में हमारी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हो जाती हैं, बहुत कार्यालयों में अपने को ऐसे जाना पड़ जाता है, वहां पर हम जाते ही एक समायोजित शब्दों का एक सुनियोजित भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। जब यार दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारी बोलचाल का लहजा, जिसको स्लैंग कह सकते हैं, वो अलग होता है। और एक किसी संस्थान में जा रहे हों या किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां पर वाणी संयमित बोलनी है, तो उस जगह हमारी भाषा अलग होती है। अगर भाषा अपरिवर्तनशील होती या भाषा में कोई बदलाव नहीं होता तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भाषा परिवर्तनशील रही है, और यही वजह है कि भाषाओं से ही दूसरी भाषाओं का निर्माण हुआ। संस्कृत हुई, पाली बनी, प्राकृत बनी और हिंदी बनी। और ये जो भाषाओं के जो पायदान पे भाषा उतरती आ रही है, नियमित रूप से भाषा में जो बदलाव होता जा रहा है, इसका स्वरूप जो मुखरित होता जा रहा है, यह विशेषता अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रख रही है। और इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, भाषा बदलती रहती है। जैसे एक लाइन आती है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वानी। ये चीज़ भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील है इसका मतलब उसका कोई अंतिम स्वरूप भी नहीं होता। यदि परिवर्तनशील नहीं होती तो उसका अंतिम स्वरूप होता। भाषा बदलती रही है और उसमें सुधार होता रहा है, अर्थात इसका कोई अंतिम स्वरूप भी नहीं होता। ये दोनों विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये दोनों विशेषताएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अर्जित संपत्ति है, कैसे कि समाज में रह करके हम भाषा सीख पा रहे हैं, तो भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात समाज उस पर प्रभाव डाल रहा है। परिवर्तनशील है अर्थात इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अगली विशेषता की अपन बात करें, भाषा की अगली विशेषता की मैं बात करना चाहूं तो देखो क्या है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। अनुकरण द्वारा भाषा का विकास, या हम भाषा को कैसे सीख सकते हैं? भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है।
भाषा को कैसे सीखा जा सकता है? अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अब यहाँ से भी शब्द तो एक छोटा सा है, लेकिन इसका थोड़ा सा परिचय लेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा बिंदु है हमारे हिंदी व्याकरण में, तो नहीं कह सकते। हिंदी जब शिक्षण विधियां हम पढ़ेंगे तो उस समय भी इस अनुकरण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस समय इस बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि अनुकरण क्या चीज़ है। अभी इतना सा जान लेते हैं कि हम देख करके, सुन करके बहुत सारी चीज़ों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं के जैसा करना। के जैसा करना। घर पे छोटे बालक हैं, छोटे भाई बहन हैं, हम उनके साथ बातें करते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि बेटा, बाबू, भैया ऐसे बोलो, माँ ऐसे बोलो, दादा ऐसे बोलो, नाना। फिर बालक उन चीज़ों को दोहराता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण से होता है। भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण के द्वारा। अर्थात भाषा कैसे सीखी जा सकती है? अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। अगली इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता की हम बात करना चाहेंगे वो क्या है? देखो, छठी विशेषता मैं इधर लिखना चाहूंगा। भाषा की जो छठी विशेषता है, संरचना की भिन्नता। अर्थात एक भाषा की मूल संरचना दूसरी भाषा की मूल संरचना से अलग होती है। और इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं किसका? लिपि का। क्योंकि किसी भी भाषा को भाषा कहा जा सकता है दो शर्तों पे। मोटी मोटी दो शर्त बता रहा हूं। क्या? भाषा की एक तो स्वयं की क्या होनी चाहिए? लिपि। और दूसरा उस भाषा का स्वयं का क्या होना चाहिए? व्याकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषाओं में अपने आप की संरचना की क्या होती है? भिन्नता होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि सभी भाषाओं की, या हम कह सकते हैं एक से अधिक भाषाओं की लिपि समान हो सकती है, लेकिन लिपि समान हो जाने के बाद भी अरबी फारसी की एक ही लिपि है। जैसे हिंदी और संस्कृत की हम देवनागरी लिपि ही मान रहे हैं, लेकिन बात करी जाए लिपि के अलावा संरचना की, जो मूल रूप होता है भाषा का, वह मूल रूप की संरचना सभी भाषाओं की क्या होती है? अपनी अपनी अलग होती है। और इसको इस लिपि से जोड़ते हुए भी हम समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और एक अगली विशेषता जिसे अपने को याद रखना है, जिसे हमें याद रखना है, वो कौन सी है? इसका मानक रूप होता है। अर्थात कोई भी भाषा हो, उस भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, लेकिन उसका कोई ना कोई मानक रूप होता है। अंतिम स्वरूप में और मानक रूप में अंतर होता है। मानक रूप वो होता है जो प्रचलन में है, उसी का अंतिम रूप। अर्थात मैं कहूं, जैसे हम हिंदी वर्णमाला में एक वर्ण लिखते हैं झ, और इसी वर्ण का एक रूप हम यह भी पढ़ते हैं झ। इस वर्ण को वर्तमान में अमानक वर्ण की संज्ञा दी जा चुकी है। इस वर्ण को वर्तमान में अमानक वर्ण की संज्ञा दी जा चुकी है। अर्थात मैं ये कहूंगा कि इस झ को स्वीकार कर लिया गया। च वर्ग का जो चौथा वर्ण है, इस झ के स्थान पर झ वर्ण को दूसरा रूप स्वीकार कर लिया गया। इसको वर्तमान में अमानक वर्ण की संज्ञा दी जा चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका यह कौन सा स्वरूप हुआ? मानक रूप हुआ। यह कौन सा रूप हुआ? मानक। ये अमानक है, वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, लेकिन परिवर्तनशील में और मानक में, इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या हुआ? परिवर्तनशील का मतलब तो यह होता है कि भाषा की संरचना बदलती रहेगी, एक भाषा के बाद में दूसरी भाषा का विकास होता रहेगा। यदि भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो जो आदि मानव भाषा बोला करते थे वही भाषा आज तक रहती। परिवर्तनशील है, इसका मतलब भाषा सुधरती गई है, ये वाली चीज तो उसको शो कर रही है। बात आती है इसका मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है चल रही भाषा को अंतिम स्वरूप में कैसे लिखोगे, इसकी वर्णमाला कैसे लिखी जाएगी, स्वर और वर्णों का अंतिम स्वरूप क्या होगा, अंतिम रूप क्या होगा, वो चीज कहां से निकल के आती है? मानक रूप में। तो एक बार अपन विशेषताओं की बात पे, या भाषा की जो विशेषताएं हैं उन पे वापस से चर्चा करें तो देखो, इसको दौरान करें 2 मिनट के लिए। क्या सबसे पहले हमने भाषा की विशेषता की बात करी, क्या कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। सबसे पहली हमने विशेषता जो इसकी पढ़ी है वो क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं। जन्मजात का मतलब होता है बोलने की योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की जो योग्यता होती है वो तो जन्मजात है कि ये बोल सकता है, लेकिन ये हिंदी ही बोलेगा
यह अंग्रेजी ही बोलेगा, यह संस्कृति ही बोलेगा, ये जन्मजात नहीं हो सकता। यह उसको सीखना पड़ता है, और सीखेगा कहाँ पर? समाज में रह करके, वातावरण में रह करके। जिस प्रकार से मनोविज्ञान में पढ़ते हैं क्या कि मानव का विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणज है। विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणज है। एक व्यक्ति का विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण का गुणज है। लेकिन भाषा जो है वो वंशक्रम पर प्रभावित नहीं होती, वो किससे होती है? वातावरण से प्रभावित होती है। अर्थात भाषा अर्जित संपत्ति है, जो कहाँ से सीख रहा है? समाज में रह करके सीख रहा है। दूसरी बात हमने देखा क्या कि भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का मतलब इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। लेकिन इसी के साथ साथ हम इस विशेषता को जोड़ को पढ़ सकते हैं क्या कि परिवर्तनशील है, इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, लेकिन इसके वर्णों का क्या होता है? मानक रूप होता है। वर्णमाला इसकी मानक होगी, लेकिन इसका स्वरूप अंतिम नहीं होगा। उसके बाद हमने जो बात करी वो क्या है कि भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है। समाज में मनुष्य रह करके किसके द्वारा भाषा को सीख रहा है? अनुकरण के द्वारा सीख रहा है। और प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से क्या होती है? अलग होती है। तो मैं मानता हूं यहाँ तक की सारी बातें हमारे समझ में आ चुकी होंगी कि भाषा किसे कहा गया। अब तक हमने जैसे इसके ठीक पहले हमने बात करी थी कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा किसे कहा जाता है। तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को या विचारों के लेन देन का जो साधन होता है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिस माध्यम या साधन के द्वारा अपने भाव या विचार दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, उस माध्यम या उस साधन को हमने भाषा कहा। उसके बाद अभी हमने बात करी किसकी? भाषा की विशेषताओं की। भाषा की विशेषताओं में अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है, अंतिम स्वरूप नहीं होता, अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। और उसके बाद हमने बात की है इसके बारे में कि इसकी संरचना में भिन्नता होती है और इसका कोई न भी मानक रूप होता है। वर्णमाला इसकी मानक होगी। जिस प्रकार से विकास के लिए मैंने अभी कहा था कि विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणज होता है, लेकिन जो भाषा होती है वो केवल किससे प्रभावित होती है? वातावरण से होती है। अब बात आती है इसी संदर्भ में थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे कि भाषा को जो सीखना है, तो भाषा को सीखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता के संदर्भ में भी मैं बात करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को भाषा सीखनी है तो किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो भाषा को सीखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम जरा बात करेंगे। देखो, सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। सबसे पहले क्या आवश्यक है? जिज्ञासा आवश्यक है। जिज्ञासा एक हमारे हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे क्या, एक ये वन वर्ड भी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कहलाता है जिज्ञासा, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। जैसे मनोविज्ञान में थार्नडाइक ने एक नियम दिया था, तत्परता का नियम, कि सीखने के लिए तत्परता आवश्यक है। जिस प्रकार से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं, लेकिन पिला नहीं सकते। कब तक नहीं? जब तक कि वह स्वयं पीना नहीं चाहे। ठीक उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जिज्ञासा किसी भी बात को, किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने से पहले उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को तत्पर कर लेना, क्या कहलाएगा? जिज्ञासा। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त क्या होती है? जिज्ञासा। दूसरी जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? अनुकरण। एक भाषा को सीखने के लिए पहले तो अपने को जिज्ञासा की विकास करना पड़ता है, जिज्ञासा विकसित करनी पड़ती है। उसके बाद हमें उस चीज़ को या उस भाषा को कहाँ लाना होगा? अनुकरण में लाना होगा कि सामने वाला या हम जिसका अनुकरण कर रहे हैं वो किस माध्यम से, किस तरीके से, किस लहजे से, किस भावभंगिमा के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है और किस तरीके से हमें सिखा रहा है। क्या हम भी उन विचारों को, उनकी भावभंगिमाओं को उसी भाव में समझ पा रहे हैं वो जिस भाव में हमें समझाना चाह रहा है? अर्थात अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जा सकेगी। और तीसरी और अंतिम जो महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या है? अभ्यास। भाषा को सीखने के लिए जो 3 आवश्यक शर्तें हैं उसमें सबसे पहली आती है क्या? जिज्ञासा। कि व्यक्ति जिज्ञासु होगा तो ही नई भाषा सीख सकता है। और भाषा के संदर्भ में ही नहीं, यह तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी ज्ञान को यदि अपने को जानना है, अपन बात करें जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में, विषय चाहे कोई सा भी रहा हो या विषय चाहे कोई सा भी हो, जिसमें आपकी जीके का कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, गणित हो सकती है, रीजनिंग वाला भाग हो सकता है, या भाषाओं में चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई सी भी हो, भाषा कोई भी हो सकती है। लेकिन यदि किसी भी विषय को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले जिस गुण को विकसित करना होता है वो कौन सा है? जिज्ञासा। यदि हम जिज्ञासु नहीं हैं तो सजीव होने के बावजूद भी हम एक पशु के समान ही रहेंगे, क्योंकि उनकी इच्छाएं तो होती हैं लेकिन वो अभिव्यक्त
व्यक्त नहीं कर पा रहे, और हम तो यहाँ पर जागृत इंसान मृत के समान हैं कि सजीव हैं, सोचने समझने की योग्यताएं भी रखते हैं, जिज्ञासु नहीं है, नहीं जान पाएंगे। दूसरी बात इसके लिए जो आवश्यक है, दूसरा गुण जो इसके लिए आवश्यक है वह कौन सा है? अनुकरण का। अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखी जा सकती है। और तीसरा है सीखे हुए ज्ञान का, या जो अनुकरण अपन जो कर रहे हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन चाह रहे हैं, उसके लिए सीखी गई बात का बार बार अभ्यास करना, बार बार उसको रिपीट करना, बार बार उसका दोहरान करना ही हमें क्या करता है, उस चीज़ में हमारी मास्टरी हासिल हो सकती है, उस चीज़ पर हम बहुत अच्छा नियंत्रण कर पाते हैं। तो भाषा के लिए जो 3 आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन से? जिज्ञासा है, अनुकरण है और अभ्यास है। यहाँ तक की बात हो जाने के बाद, एक छोटी सी चर्चा हम और करना चाहेंगे कि भाषा का विकास क्रम कैसे होता है, भाषा किस क्रम में विकास करती है, किस क्रम में एक व्यक्ति में जो भाषा या बोलने की योग्यता, इस साधन का जो विकास होता है वो किस क्रम में हो सकता है। इसे हम कौशल भी कह सकते हैं। सीखने के कौशलों में भी ये चीज पढ़ी जाएगी। जब हमारा बिंदु शिक्षण विधियां चलेगा तो उस समय भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो भाषा का विकास क्रम होता है वो इस प्रकार से चलता है। सबसे पहले एक व्यक्ति में कौन सी योग्यता विकसित होती है? सुनने की योग्यता विकसित होती है। सबसे पहले एक व्यक्ति में कौन सी योग्यता विकसित होती है? सुनने की योग्यता विकसित होती है, और ये जन्मजात होती है। सुनने की योग्यता जन्मजात होती है, वो वातावरण से सुनना नहीं सीखता। जब व्यक्ति पैदा होता है चंद समय बाद में ही उसमें सुनने की योग्यता आ जाती है। हालांकि सुने हुए बात को या सुने हुए ध्वनियों को वह समझ नहीं पाता, लेकिन सुनने की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रवणेंद्रियां हैं, वो जन्मजात होती हैं। सुनने के बाद में जो दूसरा कौशल या जो दूसरा उसमें गुण जागृत होता है वो होता है बोलना। भाषा की जो दूसरी योग्यता आ रही है, जो दूसरा कौशल का क्रम आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? बोलना। एक व्यक्ति सबसे पहले सुनना सीखेगा भाषा को, उसके बाद उसे बोलना सीखेगा। भाषा को सुनने और बोलने के बाद जो तीसरा उसमें विकास का क्रम होता है वो आएगा उसका क्या? पढ़ना। एक बालक में सबसे पहले कौन सी योग्यता विकसित होती है? सुनने की। उसके बाद में उसे दोहरान करने की, क्योंकि अभी अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा क्या कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। तो अनुकरण कैसे होता है? सबसे पहले श्रवण अनुकरण होगा। हम जो बहुत बात बोलेंगे या हमारे से जो बड़े हैं, जो दादाजी हैं, पिताजी हैं, हम जब शिशु रहे हैं, या आज हम देखते हैं परिवार में हमसे कोई छोटा बहन है, छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, तो हम जो बोलेंगे सबसे पहले वो उसका सुनेगा, उसका वह अनुकरण करेगा। अनुकरण करने के बाद वो कौन सी चीज करता है? उसको दोहराता है। और दोहराने को अपन कौन सी चीज कह देंगे? बोलना। क्या कह देंगे? बोलना। जैसे मैंने कहा या आपने कहा छोटे भाई को कि बेटा ऐसे बोल दादा, तो वो सुन रहा है, उसका अनुकरण किया उसने, उसके बाद में उसने क्या किया? बोला उसको। उसके बाद जो अगला गुण विकसित हुआ, कौशल जो अगला विकसित हुआ, वो कौन सा विकसित हो रहा है? पढ़ना। और पढ़ने के बाद में जो अंतिम कौशल आता है या अंतिम जो योग्यता विकसित होती है वो होती है कौन सी? लिखना। अंतिम कौशल जो विकसित होता है वो कौन सा होता है? लिखना। ये भाषाई कौशलों का विकास क्रम कह सकते हैं हम इसे, या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में भाषा किस क्रम में विकसित होती है, किस क्रम में भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति में बोलने की योग्यता आएगी या सुनने की योग्यता आएगी। इस प्रकार के सवाल हमारे जहन में होते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति में कौन सी योग्यता विकसित होती है? सुनने की। उसके बाद में कौन सी होती है? बोलने की। उसके बाद में कौन सी योग्यता विकसित होती है? पढ़ने की। और अंतिम कौन सी होती है? लिखने की। कुछ एक मनोवैज्ञानिक है, कुछ एक विद्वान अपन पढ़ेंगे भी जब हमारा शिक्षण विधियों का पार्ट आएगा, तो इनका वो क्या करते हैं? क्रम बदल देते हैं। क्या करते हैं? क्रम बदल देते हैं। जैसे अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का तो यही क्रम रहेगा। एक मैडम का नाम पढ़ेंगे, मैडम मारिया मांटेश्वरी, जिन्होंने कहा है कि लिखना पहले व्यक्ति सीखता है, पढ़ना बाद में सीखता है। लेकिन वो सब चीजें शिक्षण विधियों के संदर्भ में पढ़ी जाएंगी। अभी भाषा और इसके परिचय के संदर्भ में हमें सिर्फ इतना सा जान लेना आवश्यक है कि भाषा का विकास कौन से क्रम होता है, कौन से क्रम में होगा। तो सुनने में, बोलने के, पढ़ने और लिखने के क्रम में होता है। हम इसे चाहें तो एक सूत्र में भी बांध सकते हैं, जिसको कह सकते हैं सुबोपैली। क्या कह सकते हैं? सुबोपैली। भाषा का जो विकास क्रम है वो कौन सा है? सुबोपली। या आप इसको संस्कृत में कह सकते हो क्या? सर्वपले। सर्वपले अर्थात सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होगा? श्रवण। उसके बाद में कौन सा आएगा? वदन, बोलना। वदन के बाद में आएगा कौन सा?
पठन, और पठन के बाद में अंतिम कौन सा आएगा? लेखन। यानी कि एक व्यक्ति में जो भाषा के कौशलों का विकास होता है वो कौन से क्रम में विकास होता है? सर्वपल्ली या सुबोपल्ली, अंग्रेजी में जिसे आप LSRW कहते हो, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? LSRW भी कहा जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये वाली सारी चीजें क्या थी? भाषा के विकास का क्रम था। यहां तक कि कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला तथ्य, भाषा के संदर्भ में अगली बात जो हम आरंभ करेंगे वो क्या होती है? ध्यान दो कि भाषा के प्रकार, सबसे महत्वपूर्ण एक बेसिक बेस के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहला प्रश्न तो आ जाता है क्या? कि भाषा जो शब्द था वो शब्द का किससे बना? जिसका मैंने अभी आपको आंसर बताया था, क्या? भास धातु से बनता है। भाषा जो शब्द बनता है वो कहां से बनता है? भास धातु से बनता है। दूसरा, जो छोटे लेवल की परीक्षाओं की बात करें अपन, जैसे पटवार का लेवल समझ सकते हैं, ग्राम सेवक है, अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि शब्द का विकास कौन से शब्द से हुआ, भाषा शब्द में मूल शब्द क्या है। कई बार प्रत्ययों में भी इस प्रकार के प्रश्न का हमें सामना करना पड़ सकता है कि भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है या मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या है इसमें? भाष धातु। मूल शब्द क्या है इसमें? भाष धातु। अगला जो प्रश्न हमारा बन रहा है वो कौन सा बनेगा? कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो हमारा अगला जो बिंदु है वो है क्या? भाषा के प्रकार। किसके प्रकार हम बात करेंगे? भाषा के। भाषा के प्रकारों की हम बात करें तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है, कितने होते हैं? तो भाषा के प्रकार होते हैं कितने? 3। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? केवल मैं नामोल्लेख कर रहा हूं। सबसे पहला आता है मौखिक भाषा। सबसे पहला कौन सा आता है? मौखिक भाषा। दूसरा जो भाषा का प्रकार आता है वो आता है कौन सा? लिखित भाषा। दूसरा प्रकार जो आता है वो आता है कौन सा? लिखित भाषा। और तीसरा और अंतिम प्रकार जो आता है वो आता है सांकेतिक भाषा। भाषा का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? सांकेतिक भाषा। भाषा के प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। इनके संदर्भ में अपन विस्तार से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम मौखिक भाषा की। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? मौखिक भाषा की। अब मौखिक भाषा क्या होती है वो देखो। और मौखिक भाषा को भी समझने से पहले एक बार मैं वापस से दोहरान करना चाहूं, भाषा को परिभाषित हमने किस संदर्भ से किया था? साधन के संदर्भ से। किस संदर्भ से परिभाषित किया था? साधन के संदर्भ से। अभी आपने कहा कि सर भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि संसार में, इस भारत देश में, संपूर्ण राजस्थान में सारे साधन एक ही प्रकार के हैं। जैसे हम बात करें यातायात के साधनों की बात करते हैं तो आप कहोगे गाड़ी भी है, रेल भी है, वायुयान भी हैं, जलयान भी हैं, सड़क मार्ग पे चलने वाले बहुत सारे साधन हैं। इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाषा के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाता है उस माध्यम का नाम तो अभी आपने बताया कि भाषा होगा। तो एक व्यक्ति क्या केवल बोलकर ही पहुंचा सकता है, या केवल लिखकर ही पहुंचा सकता है, या केवल संकेत से ही पहुंचा सकता है? इस प्रकार के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमने भाषा के कितने प्रकार कर लिए? 3। जिनमें सबसे पहला कौन सा आ गया? मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा को मैं परिभाषित करना चाहूं तो मौखिक भाषा में हम इतना सही पढ़ेंगे क्या? कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए? बोलकर। कैसे पहुंचाएगा? बोलकर। और सामने वाला समझेगा उसको कैसे? सुनकर। ये इनका एक संबंध है। वापस से जोड़ रहा हूं इस चीज को पुरानी परिभाषा से। भाषा की परिभाषा में हमने पढ़ा क्या? कि एक व्यक्ति जिस माध्यम या साधन से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार या समझ का आदान प्रदान कर रहा है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब उस साधन को ही हम मौखिक भाषा के साथ जोड़ें कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपनी बात जब बोलकर पहुंचाता है तो वहां कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। अब आपके दिमाग में सवाल यह आ रहा है कि सर इसका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? कि यही पूछेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? नहीं, इस प्रकार का प्रश्न बहुत छोटा प्रश्न हो जाता है। भाषा के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न कैसे होता है इसके उदाहरण दे देता है हमें। क्या दे देता है? उदाहरण दे देता है। जैसे हम बात करें मौखिक भाषा के उदाहरणों की, रेडियो पर समाचार सुनना या रेडियो से समाचार सुनना। रेडियो से समाचार सुनना। साधारण साक्षात्कार यदि व्यक्ति का लिया जाता है, आमने सामने बैठ करके हम वार्तालाप करते हैं तो वहां भी कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। वहां भी हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा। या कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? मौखिक का। हम टेलीफोन पर बात करते हैं, हम टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा वार्तालाप किया जाता है
तो वहां भी कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। वापस से बता रहा हूं, मौखिक भाषा क्या होती है कि जब एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है तथा सामने वाला उनको सुनकर ग्रहण करता है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहा हो और सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण कर रहा हो, तो इस वाले संचार को या इस वाले संचार के माध्यम को अपन कौन सा माध्यम कहेंगे? मौखिक माध्यम। और जो भाषा होगी वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। जैसे उदाहरणों की बात करते हैं, रेडियो से समाचार सुन रहे हो, कौन सी भाषा होगी? आंसर होगा मौखिक भाषा। यदि साक्षात्कार ले रहे हैं तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। यदि टेलीफोन के द्वारा वार्तालाप किया जा रहा है, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। इस समय आप चैनल पर जो पढ़ रहे हैं, ईदकर्स का मोबाइल ऐप जो आपको वीडियो के रूप में वहां भी क्लासें मिलेंगी, उनमें आप जो क्लास को देखने के साथ साथ जो सुनोगे वो सारी चीजें कौन सी भाषा में आ रही हैं? मौखिक भाषा में आ रही हैं। तो भाषा का सबसे पहला साधन या सबसे पहला माध्यम आया तो वो कौन सा आया है? मौखिक माध्यम, यानी कि मौखिक भाषा। और इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें और ध्यान रखने की है, वो क्या है? यह सबसे सरल भाषा होती है। यह क्या होती है? सबसे सरल माध्यम है। सबसे सरल माध्यम ये क्यों है? ये चीज भी हमें समझनी है कि मौखिक भाषा को सबसे सरल माध्यम कहा क्यों? सबसे सरल माध्यम कहने के पीछे इसका कारण है, मौखिक भाषा में जो भी बात हम कहेंगे उसका सीधा सा अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है और हर शब्द का जो अर्थ होता है उसी के अनुसार कही गई बात का सीधा अर्थ सामने सुनने वाले के समझ में आ जाता है। इसीलिए सबसे सरल भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा। वापस से बता रहा हूं, यह चीज क्या? भाषा के प्रकार कितने? 3। सबसे पहली मौखिक, उसके बाद लिखित और उसके बाद सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहा जाता है? कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर कर रहे हो, तो वहां कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। जैसे कि रेडियो से समाचार सुनना, साक्षात्कार, या हम कह सकते हैं टेलीफोन के द्वारा जो आम बोलचाल या आम वार्तालाप किया जा रहा है, वहां भी भाषा कौन सी होगी? मौखिक भाषा होगी। और इसका जो अगला अपने को महत्वपूर्ण तथ्य पता चला है वो क्या है? सबसे सरल माध्यम है। क्यों? कही गई बात सुनने वाले के सीधे ही समझ में आ जाती है। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि अब लिखना बंद कर दीजिए या अब लिखना शुरू कीजिए, अब लिखना बंद कर दीजिए, अब लिखना शुरू कीजिए, तो जैसा मैं बोल रहा हूं आप उसको सुन पा रहे हैं और तुरंत उसके अनुसार आप उनके भावों को समझ भी पा रहे हैं। तो सामने वाला सुनकर ग्रहण कर रहा है और मैं उसे बोलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो ये सारा का सारा संचार कौन से माध्यम से किया जा रहा है? मौखिक माध्यम से। और भाषा कौन सी हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाषा का जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा था? लिखित भाषा। भाषा का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा प्रकार है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहा जाता है? ये वाली चीज। अब वही परिभाषा, मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान कैसे हो रहा था? बोलकर। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान जैसे बोलकर हो रहा था, ठीक वैसे लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान होता है लिखकर। मौखिक भाषा में जिस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से लिखित माध्यम या लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा? लिखकर किया जाएगा। और सामने वाला उन विचारों को कैसे समझ पाएगा? पढ़कर समझ पाएगा। तो इसको परिभाषा के शब्दों में बांधना चाहें तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक लिखकर पहुंचाता है और दूसरा उसे पढ़कर ग्रहण करता है, तो ऐसे माध्यम को लिखित माध्यम कहेंगे। और ऐसी भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। वापस से दोहरा रहा हूं, पूरी परिभाषा ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पे गौर करना है। क्या? कि जब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक लिखकर पहुंचाता है और दूसरा उसे पढ़कर ग्रहण करता है, तो इस प्रकार के माध्यम को कौन सा माध्यम कहेंगे? लिखित माध्यम। और ऐसी भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अब जिस प्रकार से हमने मौखिक माध्यम और मौखिक भाषा के उदाहरण समझे कि साक्षात्कार में रेडियो से समाचार सुनना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना, सभा को एक नेता द्वारा संबोधित करना, इस समय जो मेरा व्याख्यान आप लोग सुन रहे हैं, तो वो सब के सब कौन से माध्यम में थे? मौखिक माध्यम में। अब ये आ रहा है लिखित माध्यम। लिखित माध्यम के उदाहरणों की हम बात करें, जैसे पत्रिकाएं। सुबह सुबह चाय के कप के साथ हमारे हाथ में अखबार होता है। दिन भर का घटनाक्रम दूसरे दिन सुबह हमारे सामने एक लिखित माध्यम में उपस्थित हो जाता है। किसके माध्यम से या किसके द्वारा? पत्रिका के द्वारा। तो जो समाचार संवाद आता है, जहां घटना घटित हो रही है, जहां किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोई सभा का आयोजन किया जा रहा है, वहां का जितना भी हाल जो होता है उसको सारे को लिपिबद्ध करके हमारे सामने कौन से माध्यम से भेज रहा है? लिखित माध्यम से भेज रहा है। एक दूसरे तरीके से समझें, आज तो सूचना के साधनों का इतना बहुत ज्यादा विकास हो चुका। पहले जब संचार के साधन इतने ज्यादा विकसित नहीं थे, संचार के साधन इतने ज्यादा विकसित नहीं थे, तब भी
संदेश तो भेजे ही जाते थे। आज तो हमें फोन करना है यहाँ से, जैसे हम जोधपुर से फोन करें जयपुर, जयपुर से फोन करना हो दिल्ली, तो हमने नंबर डायल किया और सामने बात हो गई। हम वीडियो कॉलिंग भी कर रहे हैं। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, जब तकनीकी के साधनों का इतना विकास नहीं हुआ था। तो उस समय क्या विचारों का आदान प्रदान नहीं होता था? होता था। और वो किसके द्वारा होता था? चिट्ठी पत्री के द्वारा, खतों के द्वारा, चिट्ठी पत्रियों के द्वारा या खतों के द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा था, वो कौन सा माध्यम था? लिखित माध्यम था। हम बहुत सारी मूवियों में भी देखते हैं, जैसे एक प्रसिद्ध मूवी रही थी बाहुबली, उसमें भी एक मैसेज दिया गया था, पक्षी के पंजों में एक खत बांध करके भेजा गया था। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो पत्र, ये भी कौन से माध्यम में लिखे जाएंगे या कौन से माध्यम में गिने जाएंगे? लिखित माध्यम में ही गिने जाएंगे। पत्रिकाएं, पत्रिकाओं के खूब सारे प्रकार हो सकते हैं। ये साप्ताहिक भी हो सकती हैं, दैनिक भी हो सकती हैं, मासिक भी हो सकती हैं और पाक्षिक भी हो सकती हैं। ये मैंने सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वो लिखे हैं। जो दिन में एक ही बार आता हो, जो हर दिन आता है, उसको तो क्या कह रहे हैं? दैनिक। जो एक माह में एक बार आता है उसको क्या कहेंगे? मासिक। एक पक्ष, पक्ष का मतलब हिंदी महीने से लिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक उसी प्रकार से एक पक्ष में जो एक बार ही प्रकाशित होती है, या हम कह सकते हैं जो 15 दिनों में एक बार होता है, उसे क्या कहा जाएगा? पाक्षिक कहा जाएगा। और जो सप्ताह है, जो 7 दिन में एक बार होता है, उसे क्या कहा जाएगा? साप्ताहिक। और जो रोज होता है या प्रतिदिन होता है, उसे क्या कहा जाएगा? दैनिक। और जो हर माह या 30 दिन से एक बार होता है, उसे क्या कहा जाएगा? दैनिक। तो जो पत्रिकाओं के रूप हैं, किसी भी प्रकार की कोई पत्रिका हो, वो कौन से माध्यम में आएगी? लिखित भाषा में। पत्र जो होते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं सामाजिक पत्र हैं, पारिवारिक पत्र हैं, कार्यालयी पत्र हैं, अर्ध सरकारी पत्र हैं, सरकारी पत्र हैं, प्रारूप, निविदा, विज्ञप्ति, बहुत सारी चीजें हैं जो लेखन में इस पत्र के संदर्भ में गिनी जाती हैं। वो भी कौन से भाषा के प्रकार में आएंगी? लिखित भाषा में ही आएंगी। इसके अलावा हम बात करें जो समाचार पत्र हैं, ये अलग से मैंने इसलिए लिख दिया, हालांकि ये है तो पत्र का ही एक प्रकार। समाचार पत्र जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी भाषा में आता है? लिखित माध्यम में। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रकार जो और आता है, उसको अपने को ध्यान रखना है, पुस्तकें। ये भी भाषा का कौन सा माध्यम होती है? ये भी भाषा का कौन सा माध्यम होती है? लिखित माध्यम होती है। अर्थात लेखक जो होता है, पुस्तकों को जो लिखने वाले जो लेखक हैं, उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार हैं, कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं, निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं, नाटक लिखने वाले नाटककार हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक, कहानियों या अपने निबंधों या उपन्यासों का जो एक ग्रंथ बना दिया, जो उन्होंने जो पुस्तकें बनाई हैं, वो कौन से माध्यम में बनाई हैं? लिखित माध्यम में बन गई हैं। समाचार पत्र हैं, बहुत सारे अन्य पत्र हैं, या किसी भी प्रकार की कोई पत्रिकाएं हो सकती हैं, वो सब कौन सी भाषा के अंतर्गत गिनी जा सकती हैं? लिखित भाषा के या लिखित माध्यम के अंतर्गत गिनी जाएंगी। अब ये सरल है या कठिन है? तो ये सरल और कठिन दोनों होती है। यह है सरल और कठिन दोनों होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, जो ध्यान रखने की है अपने को, क्या कि लिखित भाषा सरल होती है या कठिन होती है? लिखित भाषा सरल होती है या कठिन होती है? तो यह है सरल व कठिन दोनों, सरल व कठिन दोनों। अब यह क्या समस्या है, इसका समाधान समझिए। सरल व कठिन दोनों का मतलब क्या है? जैसे साक्षर हो या पढ़ा लिखा वर्ग का समूह है, उसके लिए तो लिखित भाषा क्या रहेगी? सरल। और जो पढ़ा हुआ नहीं है या साक्षर नहीं है, उसके लिए क्या होगी? कठिन। अब पढ़े हुए में भी एक अंतर और आ जाता है। जैसे मुझे हिंदी भाषा पढ़ना आता है, हिंदी भाषा लिखना आता है, तो हिंदी भाषा मेरे लिए क्या हो गई? सरल। अब मुझे आप उर्दू में कोई लिखी हुई चीज ला करके दोगे, तो उर्दू में पढ़ना नहीं जानता, इसका मतलब वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? कठिन। इसका मतलब सभी पढ़े लिखों के लिए सभी भाषाएं सरल नहीं है और सभी माध्यम सरल नहीं है। लिखित माध्यम उन्हीं के लिए होगा जो उन्हें समझने की योग्यता रखता है। अर्थात ये सरल व कठिन दोनों प्रकार की विशेषताएं रखती है, या अपने आप में दोनों प्रकार की विशेषताओं को समाहित करती है। तो लिखित भाषा है, लिखित भाषा जो लिखित माध्यम है, भाषा का जो दूसरा प्रकार है लिखित भाषा, एक व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति तक लिखकर कर रहा है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जिसमें पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्रों को शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं भाषा के अंतिम प्रकार की, अगले प्रकार की। जो तीसरा प्रकार है भाषा का, वो क्या है? हाँ, सांकेतिक भाषा। वेरी गुड। सांकेतिक भाषा भाषा का तीसरा और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का तीसरा और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रकार है, और वो कौन सा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, जब
व्यक्ति बोलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, जब लिखकर विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, तो जब बोलकर विचारों का आदान प्रदान करता हो तो उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। और जब लिखकर विचारों का आदान प्रदान करे तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, लिखित भाषा। बिल्कुल। लेकिन जब व्यक्ति बोले भी नहीं और लिखे भी नहीं, केवल संकेत या इशारों से ही अपनी सारी बात सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है, जब बोले भी नहीं और लिखे भी नहीं, केवल संकेत या इशारों से अपनी सारी बात सामने समझाने की कोशिश कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है, तो वहां कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि जब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक संकेत या इशारों से पहुंचाता है, इसमें महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं दोस्तों, क्या कि विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? संकेत या इशारों से। संकेत या इशारों से। संकेत या इशारा यदि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन रहा है तो वहां पर भाषा कौन सी हो जाएगी? सांकेतिक हो जाएगी। हम थोड़ा सा इसको हिंदी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे बिहारी का एक दोहा हमने पढ़ा है, बिहारी सत्सई में क्या कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हिसु बात। अर्थात नायक नायिका आमने सामने वार्तालाप करना चाहते हैं, कहना चाहा, मना कर दिया, रीझना चाहा, मोहित हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं, हंस रहे हैं खिलखिला करके। लेकिन जब सारा का सारा भवन नायक और नायिका के माता पिता से भरा हुआ है, वहां पर उनके सगे संबंधी बैठे हुए हैं, लेकिन नायक नायिका पहले से एक दूसरे से परिचित हैं, आमने सामने वार्तालाप कर नहीं सकते, तो कहत नटत कहना चाहा, नटत मना कर दिया, रीजत खीजत रीझना, खीजत हल्का गुस्सा करना, रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। अर्थात नायिका और नायक आंखों ही आंखों से वार्तालाप कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वो कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा होगी। अर्थात संकेत या इशारों से विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। यदि दूसरे तरीके से इसको दूसरे उदाहरण से समझे, जैसे पुलिस उपनिरीक्षक में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, पुलिस एसआई में एक सवाल आ गया था क्या कि सड़क चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का कर्मचारी गाड़ियों को रुकने और चलने की सूचना देता है, वह कौन सी भाषा होगी? वापस से दोहरा रहा हूं, सवाल को ध्यान से सुनना। सड़क चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का कर्मचारी गाड़ियों को रुकने व चलने की सूचना देता है, कौन सी भाषा होगी? विकल्प हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, वापस से दोहरा रहा हूं सवाल को कि सड़क चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का कर्मचारी गाड़ियों को रुकने और चलने की सूचनाएं दे रहा है, संकेत दे रहा है, भाषा कौन सी हो जाएगी? सांकेतिक भाषा। अर्थात इसको हम लिख भी सकते हैं क्या कि सड़क चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मचारी द्वारा सड़क चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रुकने या चलने की सूचना देना। गाड़ियों को रुकने या चलने की सूचना देना कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा होगी। अभी वर्ल्ड कप के मैच हमने देखे, इसके ठीक पहले आईपीएल हुआ था, आए दिन क्रिकेट के मैच होते रहते हैं, तो हमने देखा एक महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है कि क्रिकेट के जो जितने भी कैमरा वगैरह वहां पर मैदान में लगे हुए थे, उनके साथ साथ वहां खेल मैदान में दो निर्णायक भी होते हैं, जिन्हें हम सरल भाषा में अंपायर के द्वारा जानते हैं कि ये अंपायर हैं। इसका हिंदी मीनिंग हम लिख सकते हैं क्या? निर्णायक। क्या कह सकते हैं इनको? निर्णायक कह सकते हैं। अब ये जो निर्णायक होते हैं दोनों, बहुत बार ये होता है जैसे बॉलर ने बॉल की और बहुत जोरदार से आउट की अपील करता है और एम्पायर केवल अपनी एक अंगुली उठाता है, वह दर्शकों को ये कह के थोड़ी आ गया कि खेल रहा खिलाड़ी आउट हो गया, आपको तालियां बजानी है, लेकिन उस एकमात्र अंगुली उठाने का कितना बड़ा अर्थ निकल जाता है कि खेल रहा खिलाड़ी पवेलियन में लौट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा खिलाड़ी आ जाता है, यदि पूरी टीम आउट नहीं होती है तो, और सारे के सारे दर्शक या जितने भी देखने वाले होते हैं वो खिलखिला उठते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, खुशी को अभिव्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अंपायर के द्वारा दिया गया निर्णय भी कौन सी भाषा में था? सांकेतिक भाषा में। उसने मुख से बोला या नहीं बोला वो सब बाद की बात है, उसके एकमात्र अंगुली उठाने का संकेत पूरा का पूरा दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी जो दर्शक होते हैं वो समझ जाते हैं कि खेल रहा खिलाड़ी क्या हो गया? आउट हो गया। अर्थात क्रिकेट मैच में अंपायर के द्वारा दिया गया निर्णय भी कौन सी भाषा में होता है? सांकेतिक भाषा में होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हुआ कि जब संकेत या इशारों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें बोलना या लिखना कुछ नहीं होता, तो वहां भी सांकेतिक भाषा
होती है। अब 2-3 सवाल इसी से जुड़ते आपके जहन में आ रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, कौन-कौन सी? जैसे हम कह सकते हैं कि सड़क पर चल रहे थे, सड़क के किनारे चल रहे थे, पीछे से आने वाली गाड़ी ने हॉर्न मारा। हमारे कानों में उसकी आवाज आ रही है क्योंकि हम उसको सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, एक अलग संदर्भ से इसको समझें। क्या कि जैसे गाड़ी का हॉर्न है, हम चल रहे हों और पीछे से गाड़ी ने हॉर्न किया, हम उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा में हम विचारों को कैसे ग्रहण करेंगे, सुनकर, और गाड़ी का हॉर्न भी आपने कैसे ग्रहण किया है, सुनकर। तो क्या इसे मौखिक भाषा कहा जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? दोनों चीजों पे गौर करना है। इसको वापस से बोल रहा हूं, मेरा सवाल समझिए। गाड़ी का हॉर्न कौन सी भाषा में गिना जाएगा, मौखिक में या सांकेतिक में या लिखित में या नन ऑफ दीज? हाँ, तो हाँ, कुछ का जवाब सही भी आ रहा है। गाड़ी का जो हॉर्न होगा वो कौन सी भाषा में होगा, मौखिक में नहीं। कौन सी भाषा में होगा, सांकेतिक में। अब दिमाग में आपके सवाल आ रहा है कि सर इसको तो हमने सुनकर ग्रहण किया है, तो ये मौखिक में क्यों नहीं आ सकता? ध्यान देना, मौखिक भाषा के लिए एक आवश्यक शर्त जो होती है वो क्या होती है कि चाहे कैसी भी ध्वनि आए, लेकिन जब तक ध्वनि सार्थक नहीं होती, जब तक ध्वनि सार्थक नहीं होती, तब तक आने वाली हर आवाज हमारे लिए क्या होगी, संकेत। वापस से समझना, जब तक कोई ध्वनि जो हमें सुनने को मिल रही है उसमें किसी न किसी वर्ण का या किसी न किसी शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता, या ऐसा कोई उच्चारण नहीं किया गया है जिसका कोई अर्थ निकल के आ रहा है, जिसमें वर्ण का अर्थ निकल के आ रहा हो या शब्द का अर्थ निकल के आ रहा हो, तब तक हर प्रकार की कोई भी ध्वनि हो, ये सारी की सारी ध्वनियां हमारे लिए क्या होंगी, केवल संकेत होंगी। ध्वनियां क्या होंगी, केवल संकेत। कब तक, जब तक वह सार्थक नहीं होती। अगर कोई ध्वनि सार्थक है तो हम उसे क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, हालांकि अपन उसको विशेषताओं में गिनते नहीं है, एक गुण होता है एक भाषा का, क्या कि ये हर वर्ग की अपनी अलग अलग होती है। वर्ग का मतलब यहाँ पर मेरा है एक हर जाति की अलग अलग होती है। जाति से संबंध ये मत ले लेना कि SC ST OBC जनरल का, मेरा मतलब यह है यहाँ पर कि जैसे मानव जाति या मानव समुदाय कह सकते हो आप इसको, बहुत अच्छे से एक शब्द से इसको अपन संबोधित कर सकते हैं कि भाषा हर एक समुदाय की अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं, मानव समुदाय है, एक पशु समुदाय है, एक पक्षी समुदाय है। हम यह मानते हैं कि हम बात करते हैं, लेकिन बहुत कटु सत्य है जिसे स्वीकार करना होता है, क्या कि पशुओं की भी अपनी एक भाषा होती है, पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कई बार हमारे घर पे हमने देखा है या हम देखने को मिल ही जाता है कि गाय से जब उसका बछड़ा उससे दूर ले जाया जा रहा होता है तो गाय रंभाने लग जाती है। इसका मतलब वह अपनी खुशी को या अपने गम को या अपने दुख को अभिव्यक्त करती है रंभा करके, और सामने से बछड़ा भी उसके प्रत्युत्तर में रंभाने लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए तो केवल रंभाना है। ध्यान से समझना इस चीज को, हमारे लिए तो केवल वह क्या है, रंभाना है। लेकिन वह गाय या वह बछड़ा अपने दुख को भाषा में अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारे लिए वो रंभाना इसलिए है क्योंकि उस आवाज का, उस ध्वनि का हमारे संदर्भ में या हमारे संबंध में कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम उसको केवल रंभाना कह सकते हैं। जब हम किसी पशु के पास जाकर के दो व्यक्ति, हम अपनी माताजी से, अपनी बहन से, पिताजी से वार्तालाप कर रहे हैं और पास में एक गाय खड़ी है, गाय रंभा रही है तो हमें लगता है कि गाय का रंभाना, लेकिन हम बात करते हैं तो गाय भी ये सोचती है कि शायद मनुष्य रंभा रहा होगा। शायद हाँ, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से पशुओं की अपनी अपनी आवाज होती है, पक्षियों की भी अपनी अपनी आवाज होती है। जैसे चिड़िया का चहकना है, हमारे लिए तो उसको चहचहाट कह सकते हैं, लेकिन चिड़ियाओं की भी अपनी एक शैली है, उनकी भी एक अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार से मनुष्य की अपनी भाषा, मनुष्य की भाषा मनुष्य समझ सकता है, पशु की भाषा पशु समझ सकता है, पक्षियों की भाषा पक्षी समझ सकते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों, पुराने विद्वानों की बात करें थोड़ा सा, तो बहुत सारे जैसे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने तो उदाहरणों से भी ये चीज पुष्ट करी है कि जड़ हो या चेतन, इस प्रकृति में जो भी चीज है वह स्वयं अपना अस्तित्व और अपनी सत्ता रखती है, और हर एक सजीव और निर्जीव चीज को
होने वाले कष्ट की अभिव्यक्ति का तरीका भी उनको आता है। बात यह है कि हर कोई उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। इसका मतलब भाषाएं सब में होती है, लेकिन भाषा सभी वर्गों की, सभी समुदायों की क्या होती है, अलग अलग। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है इस चीज़ को समझने के लिए। अभी अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चल रही गाड़ी का हॉर्न था, जो हमने कान से सुन के ग्रहण किया था, उसको हमने सांकेतिक भाषा क्यों कहा? क्योंकि उसमें ध्वनि सार्थक नहीं थी, उसमें जो ध्वनियाँ थी वो सार्थक नहीं थी। और जब तक आने वाली आवाज़ का कोई अर्थ नहीं निकलता, तब तक हर आवाज़ हमारे लिए क्या होगी? केवल सांकेतिक भाषा होगी। ये तो हो गया सुनने के संदर्भ में। अब बात आती है लेखन में भी अपने को कई बार ये चीज देखने को मिल जाती है। क्या? जैसे हम सड़क के किनारे चल रहे होते हैं और ऐसे सड़क पे माइल स्टोन पे देख लीजिएगा, या कई बार संकेतक पे ऐसे होता है, तीर का निशान बना हुआ होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि आगे चलकर अपने को क्या होना है? दाएं मुड़े, आगे चलकर दाएं मुड़े। तो जब तक ये चीज लिखी हुई नहीं हो, जब तक यह चीज लिखी हुई नहीं हो कि अपने को दाएं मुड़ना है या हमें दाएं मुड़ना है, तब तक यह संकेत, हालांकि इसको हमने देख के ग्रहण किया है, लेकिन यह भी कौन सी भाषा में जाएगा? सांकेतिक भाषा में। ठीक, अब वही वाली बात, यह सांकेतिक भाषा में क्यों गया? वजह इसकी भी यही होगी कि जब तक कोई शब्द या वर्ण या वाक्य हमें पढ़ने को नहीं मिलता, तब तक हर प्रकार का बना हुआ संकेत, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकेत रहा हो, वो कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा। और जब तक हमें कोई शब्द पढ़ने को नहीं दिया जाता है, या वर्ण पढ़ने को नहीं दिया जाता है, या वाक्य पढ़ने को नहीं मिलता है, तब तक हर प्रकार का बना हुआ चिन्ह हमारे लिए कौन सी भाषा होगी? केवल सांकेतिक भाषा होगी। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलो आगे अपन इसके बारे में बात करते हैं। आगे आता है अपना बिंदु क्या, कि सांकेतिक भाषा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही मैंने आपको अभी बताया कि सांकेतिक भाषा होती है, संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता में जोड़नी थी, जो सरल है या कठिन है, तो ध्यान रखना, सांकेतिक भाषा के लिए सबसे कठिन भाषा, सांकेतिक भाषा को क्या कहा जाता है? सबसे कठिन भाषा। और क्यों कहा जाता है इसको सबसे कठिन भाषा? इसका एक बहुत अच्छा कारण होता है। क्या? कि संकेत निश्चित नहीं होते। सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन भाषा कहा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। जिस प्रकार से मैं बात करना चाहूं कि संकेत निश्चित क्यों नहीं होते या कैसे नहीं होते, ध्यान से समझना इस बात को। हम कई बार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे होते हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है, तो हम हमारी खुशी का या हमारी जो भावनाओं को अनुभूति हो रही है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम तालियां बजा देते हैं। एक ताली का हम देखो एक से कई स्थानों पर प्रयोग में ले लेंगे। हमें अभी खुशी हो रही है, खुशी का अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम मैंने ताली बजाना रखा। चंद समय बाद में मैं रास्ते से चल रहा था और मेरे को कोई आश्चर्यजनक कोई चीज दिख जाती है और मैं न चाहते हुए मेरे हाथ से ताली बज गई कि क्या दिख रहा है, तो उस समय भी मैंने ताली बजाई है। अर्थात ताली मैंने दो जगह बजा ली है। एक तो जब मुझे खुशी का अनुभव हो रहा था, उस समय भी मैंने खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए तालियां बजाई है, और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद में मेरे को जैसे आश्चर्य हुआ, उस समय भी मैंने ताली बजा दी। अगले ही पल या थोड़ी देर बाद में मुझे मेरे मित्र के साथ खेलने जाना है, दरवाजे पर आकर ये उसे आवाज नहीं दे सकते, तो मित्र को मैंने संकेत किया था कि मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आऊंगा, तेरे कमरे की खिड़की के पास आकर के मैं 2 बार ताली बजाऊंगा, तेरे को बाहर आ जाना होगा। ताली को मैंने कितनी जगह प्रयोग में ले लिया? 3 जगह। अगर संकेत निश्चित होते, या मैं कहूं कि सांकेतिक भाषा में किए जाने वाले प्रत्येक संकेत का अपना एक निश्चित अर्थ होता, तो ताली केवल खुशी के समय या केवल आश्चर्य के समय या केवल मित्र को बाहर बुलाने के लिए ही प्रयोग में ली जा सकती थी। लेकिन संकेत निश्चित नहीं होते, इसलिए हम एक संकेत का एक से अधिक स्थानों पर प्रयोग में ले रहे हैं। यही वजह है कि सांकेतिक भाषा कठिन होती है। क्यों? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होता। और उस ताली बजाने को मित्र तो समझ गया कि हमें मोहन के साथ खेलने के लिए बाहर जाना है, उस ताली को मित्र तो समझ गया कि मोहन के साथ खेलने जाना है। अब अन्य कोई उस ताली को सुन रहा था, जैसे मोहन की माँ सुन रही है या राम की माँ सुन रही है, तो उसे थोड़ी ना पता है कि उनकी प्लानिंग थी कि 2 बार ताली बजाते ही दोनों लड़के गेट से बाहर चले जाएंगे। तो संकेत जिसके लिए किया जा रहा है, ये उसी को समझ में आता है, अन्य किसी को समझ नहीं आता। तो बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझना है कि सांकेतिक भाषा क्या होती है? सबसे कठिन भाषा होती है। और ये क्यों होती है? तो इसका कारण हमें जानने को मिल गया। क्या? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते। तो यहां तक की चर्चा के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो देखा उसको एक बार मैं दोहरान करना चाहूं तो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले मैंने बात करना चाहा कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा? भाषा कहा। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हमने क्या कहा? भाषा। उसके बाद में भाषा के
कुछ अन्य तथ्य हमने देखा कि विशेषताएं क्या होती हैं। भाषा की विशेषताओं में स्वरजित बताया, सामाजिक प्रक्रिया बताई, परिवर्तनशील है, अंतिम स्वरूप नहीं होता, अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, इसकी संरचना भिन्न होती है, लेकिन प्रत्येक वर्णों का क्या होता है, मानक रूप होता है। उसके बाद में एक भाषा को सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके ठीक बाद हमने जो इस बिंदु पे बात करी कि भाषा का विकास कौन से क्रम में होगा, तो सर्वपल्ले सुबोपल्ली या LSRW जिसको कह सकते हैं, सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने के क्रम में भाषा का विकास होता है। उसके बाद हमने जिस बिंदु पे बहुत अच्छे से चर्चा की है वो कौन सा है, भाषा के प्रकार जो कितने होते हैं, 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले हम बात करें कौन से पे, मौखिक भाषा क्या होगी। तो मौखिक भाषा में मैंने अभी आपको बताया कि जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जा रहा हो, सुनने वाला उसको या सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण कर रहा हो, तो वहाँ कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा, जो कि सबसे सरल भाषा होती है। उसके बाद में जो दूसरी बात हमने की है वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहा जाता है, जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाए। और उदाहरणों के रूप में हमने देखा पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्रक है, पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सब के सब कौन से भाषा के माध्यम हैं, लिखित भाषा के। उसके बाद में अगला बिंदु जो हमारे यहाँ भाषा का जो अंतिम प्रकार आया वो कौन सा आया, सांकेतिक भाषा। किसे कहा, संकेत या इशारों के द्वारा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा कहा जा सकता है। जैसे कि सड़क चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रुकने या चलने की सूचनाएं देना सांकेतिक भाषा में है। क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा दिया गया निर्णय भी कौन सी भाषा में है, सांकेतिक भाषा में है। जब तक कोई सार्थक ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जा सकता तब तक हर प्रकार की आवाज, जब तक कोई शब्द पढ़ने को नहीं दिया जा सकता तब तक हर प्रकार का लिखा हुआ ध्वनि चिन्ह, ये सब के सब कौन सी चीज में गिने जाएंगे, सांकेतिक भाषा में ही गिने जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण चीज इसमें बताई कि क्या होती है, सबसे कठिन भाषा होती है। और ये सबसे कठिन क्यों होती है, क्योंकि संकेत या इशारे निश्चित नहीं होते, क्योंकि संकेत या इशारे निश्चित नहीं होते।